दोस्तों जुलाई 2025 में एक ऐसा एग्जाम आने वाला है जो ना सिर्फ आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करेगा बल्कि आपको पर मंथ 1,20,000 की सैलरी भी देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का स्वागत है AKS एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों वैसे मैं और मेरा ये YouTube चैनल हम लोग सिर्फ और सिर्फ MPPSC की प्रिपरेशन पर ही फोकस रहते हैं, हमेशा MPPSC के संदर्भ में ही बात करते हैं और MPPSC ही पढ़ाते हैं। बट आज इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो मेरे ऐसे MPPSC एस्पिरेंट्स को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों परेशान हो चुके हैं। हम सबको पता है कि MPPSC के एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन हो रहा है डिफ़िकल्ट, और चलो डिफ़िकल्ट भी सही, वैकेंसी हो रही है दिन प्रतिदिन कम, सरकार एग्जाम्स कंडक्ट कराने में और रिजल्ट्स देने में लगाती है थोड़ा सा ज़्यादा समय जो कि नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा होता है, और ऊपर से छोटी मोटी फिर भ्रष्टाचार और करप्शन की बातें भी सामने आती रहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ MPPSC के साथ जाना थोड़ा डाउटफुल भविष्य हमको लगता है, और साथ में अगर कोई दूसरे एग्जाम का हमारे पास विकल्प आ जाए तो जाके हमारे दिमाग में टेंशन फ्री माहौल बनेगा। दोस्तों ज्यादातर टीचर्स और ज्यादातर MPPSC के संस्थान इसीलिए दूसरे एग्जाम्स के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर वो दूसरे एग्जाम्स का सजेशन देंगे तो फिर आप MPPSC की तैयारी बंद कर दोगे, और फिर अगर आप MPPSC की तैयारी बंद करोगे तो फिर जो उनका संस्थान है, जो उनके कोर्सेज हैं, उस पर थोड़ी सी रोक लग जाएगी। बट मेरा मानना दोस्तों थोड़ा सा अलग है, और मेरा मानना यह है कि अगर कोई MPPSC का एस्पिरेंट है और अगर आप उसके दिमाग को टेंशन मुक्त कर दोगे, उसके दिमाग को आप रिलैक्स कर दोगे, उसको आप और भी विकल्प दे दोगे, उसको आप ये बता दोगे कि बेटा साल में तेरे पास केवल एक MPPSC का मौका नहीं है बल्कि तेरे पास MPPSC के अलावा भी और उसके बराबर और उससे भी बेहतर और मौके हैं, तो वो क्या करेगा, वो टेंशन फ्री रहेगा और MPPSC पर उल्टा ज्यादा अच्छा फोकस कर पाएगा क्योंकि अब मेरे दिमाग में तनाव नहीं है, अब मैं रिलैक्स्ड हूं, अब मैं टेंशन फ्री हूं, तो अब मैं बहुत हल्के दिमाग के साथ MPPSC की प्रिपरेशन कर पाऊंगा अगर मेरे बैक ऑफ द माइंड दूसरे ऑप्शंस भी हैं और मैं एक साल में 2 से 3 या 4 से 5 एग्जाम्स में दे सकता हूं बड़ी ही आसानी से। तो मैं इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ दोस्तों एक ऐसे एग्जाम की जानकारी आप सभी लोगों के साथ लाया हूं जिसको देखकर, जिसको जानकर आप एकदम अंदर से खुशी से हो जाएंगे भरपूर। और यह एग्जाम कुछ ही महीने बाद यानी कि जुलाई 2025 में है, तो यानी कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जैसा जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल वैसा वैसा कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी भी हो जाएगी, मैं नहीं करवाऊंगा लेकिन मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, और जुलाई में जब ये एग्जाम होगा तो इस पर अपनी पकड़ बना सकते हो। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो लगभग मोटा मोटा 500 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जो कि MPPSC की 100 से तो लाख गुना बेहतर मुझे वर्तमान में नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आइए 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 देखते हैं, समझते हैं अपने इस एग्जाम की कहानी को। एग्जाम का नाम दोस्तों आप सभी के सामने लिखा है, एग्जाम का नाम क्या है, LIC AAO जनरलिस्ट, ब्रैकेट में लिखा है जनरलिस्ट। LIC का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई एजेंट का काम है, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी एजेंट को 1,20,000 रुपए सैलरी, एक डिप्टी कलेक्टर की भी सैलरी आज के टाइम पे 1,20,000 रुपए नहीं है। तो भाई ये कोई बहुत तगड़ी और बहुत ही धमाकेदार, ये LIC कंपनी के अंदर, जो कि एक सरकारी कंपनी है, उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि दोस्तों एक प्रशासनिक पद है। जिस सिविल सर्विस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी के बराबर एक ऊंचा और मजबूत पद है ये। और यहां पर जनरलिस्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ दोस्तों इसीलिए है क्योंकि ये जो LIC AAO का जो एग्जाम है ये अलग अलग फील्ड में भी होता है। जैसे कि अगर किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है तो फिर उसकी एक LIC AAO IT वाली वैकेंसी आती है। अगर कोई CA है तो उसकी फिर LIC AAO CA वाली एक स्पेशलिस्ट डिग्री आती है। तो ऐसे 3 4 5 आती हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ जनता नॉर्मल जो है BCom या BA
या बीएससी ये सब किया होता है, तो इसीलिए ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो जनरलिस्ट वाली पोस्ट पर ही जो है अपनी निगाहों को गढ़ाएंगे, और इसीलिए मैंने केवल जनरलिस्ट वाली पोस्ट की यहां पर जो है बात करनी चाहिए है कि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम में केवल ग्रेजुएशन करके बैठे हो, आप इस नौकरी को हासिल कर सकते हो। इसका एग्जाम कैसे होता है दोस्तों? ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। स्टेजेस क्या होती हैं? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अब टेंशन मत लेना, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव होता है और ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, और इंटरव्यू तो जैसे इंटरव्यू नॉर्मल होता है वैसे ही होता है। और यहां पर इंटरव्यू में उतने ज्यादा मार्क्स नहीं होते जितना एमपीपीएससी में 150, 170, 175 नंबर जो है होते हैं। यहां पर नॉर्मल मार्क्स का इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स और मेंस में आपने खेल कर दिया तो लगभग समझ लो आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, सैलरी 1,20,000 है। अभी प्रूफ दिखाऊंगा। एज की बात कर लेता हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर आपने तो पूरी वीडियो दिखवा दी लेकिन एज नहीं बताई। एज है 21 साल मिनिमम, और मैक्सिमम यहां पर, मैक्सिमम तो खैर 35 से भी ऊपर जाती है अगर विकलांगता वाला केस है, लेकिन अभी पूरा एज का केस बताऊंगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हो तो आप 30 साल की उम्र, आपकी मतलब 30 साल की उम्र ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब 30 इयर्स आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अंडर 30 जो है आप होने चाहिए, चाहे 29.5 साल के हो या कितने के भी हो, आप चलेगा। तो 30 साल की उम्र तक जो है जनरल कैटेगरी का बंदा एग्जाम दे सकता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में 30 साल के अबव हो तो फिर दोस्तों ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पता है क्यों? क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं ऐसी ऐसी बातें आप लोगों से करने वाला हूं और ऐसे ऐसे उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जहां से सिर्फ ये LIC AAO के ही दरवाजे नहीं खुलेंगे, बल्कि और भी एग्जाम्स के दरवाजे खुलेंगे। तो एक बार बने रहिए, देखते रहिए, जानते रहिए। और अगर आप इसी में +3 कर दोगे तो ओबीसी की हाईएस्ट लिमिट कितनी है? 33 साल। और इसी में आप +5 कर दोगे, यानी कि SC और ST की एज कितनी है? 35 साल। अब आप कहोगे सर EWS का तो आपने कुछ कहा नहीं, क्योंकि ये जो LIC AAO है, इन्होंने अभी EWS की कोई भी एज लिमिट अभी उजागर नहीं करी है। आने वाले 1 महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वहां पर वो EWS की एज लिमिट भी बता देंगे। लेकिन फिलहाल हमें EWS की एज लिमिट 30 ही हाईएस्ट मान के चलनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम संभावना कब है? जुलाई 2025 में इसकी एग्जाम होने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। अब मैं एक बार आपको दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर जो है यहां पर दिखा देता हूं। आप देख पाएंगे यहां पर बेसिक पे कितनी है? बेसिक पे नजर आ रही है 88,000, 88,000। और बाकी DA और स्पेशल अलाउंस, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जोड़कर आप कहो कि सर आपने तो झूठ बोला था, 1,20,674.84 ये सैलरी है। भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सैलरी ही इतनी मोटी आएगी पहले दिन से। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद दोस्तों अब आप कहोगे सर ये तो ग्रॉस सैलरी है, इन हैंड थोड़ी ना आती होगी। सही बात है, ये देखो डिडक्शंस लिखे, कटेगा, टैक्स कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा, सारा कट कटा के नेट सैलरी बताओ सर, इन हैंड हाथ में कितना आएगा, अकाउंट में, खाते में क्रेडिट कितनी होगी? तो साहब आपके खाते में क्रेडिट होगी 1,07,222.42 रुपया। मतलब डिडक्शंस मात्र 13,000 के आसपास हैं। ये आपकी इन हैंड सैलरी आएगी और बहुत ही सरलता से आएगी, कोई टफ एग्जाम नहीं है। कोई भी विकल्प मांगो, बोले एमपीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे तो क्या कर लो? SSC कर लो, बैंकिंग कर लो। एक बोलता है SSC, एक बोलता है बैंकिंग। हलवा है क्या? SSC बैंकिंग कर लो, मैं बताऊंगा आपको। रुक जाओ, सब समझते हुए चलेंगे। तो पहले तो मुझे आपका दिमाग में ये सैलरी का डाउट इसीलिए क्लियर करना था क्योंकि सबका जो खोपड़ी है वो सैलरी पे ही आके दोस्तों जो है अटक जाती है। बोले सर आप बाकी बातें छोड़ो, आप तो सैलरी बताओ। एज लिमिट में दोस्तों आपको यहां पर बता चुका हूं, जनरल कैटेगरी के बंदे हो 30 साल की उम्र से ऊपर नहीं होने चाहिए, ओबीसी हो 33 से ऊपर नहीं होने चाहिए, SC ST हो 35 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ये कोई एमपीपीएससी का एग्जाम नहीं है कि 70 साल की उम्र तक आप देते रहोगे, ठीक है। SC ST में भी मिला के हाईएस्ट कितनी है? 35 है। फीमेल के लिए कोई अलग से यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, तो फीमेल वाले भी अपने इसी कैटेगरी के हिसाब से चलेंगे। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग वाला केस है जनरल कैटेगरी में, तो वो 40 तक जाएगा। ओबीसी में कोई विकलांगता का केस है 43 तक जाएगा, और SC ST में विकलांगता का केस है तो वो 45 साल तक एग्जाम दे सकता है, ठीक है। चलो, और दोस्तों देखिए, अधिकतर जो जनता है ना, अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो इस दायरे में कवर हो जाती है। जैसे कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो अभी मैं अगस्त के महीने में 29 साल का कंप्लीट हो जाऊंगा, तो मेरे पास एक मौका रहेगा
इस एग्जाम को देने का। तो इस तरीके से आप एज का अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं अपने ऊपर लेके केवल आपको उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों देखिए, अब ये स्क्रीन हो सकती है थोड़ी सी आपको छोटी दिखाई देगी। मैंने क्या बोला, प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस क्लियर करो, छोटे छोटे से एग्जाम है, आपका काम हो जाएगा। अब लेकिन आप यहां पर आके डर जाओगे, बोले अरे सर ये तो वही पेपर हो गया, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, अरे हाय 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 क्या करेंगे, इसी से तो डर डर के भाग रहे थे और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो भाई मेरी बात समझ लो, पहले तो हर एग्जाम में मैथ का लेवल और रीजनिंग का लेवल अलग अलग होता है। चूंकि तुमने अपने इस दिमाग में बिठा लिया है कि तुम मैथ में डबल अंडा हो, तुम रीजनिंग में डबल अंडा हो, तुम अंग्रेजी में डबल अंडा हो, तो इसीलिए वो डर तुम्हारे अंदर इतना बढ़ गया है कि तुमने बाय डिफॉल्ट मान लिया है कि तुमसे तो नहीं होगा। मैं आपको बाकायदा जो तरीका बताऊंगा, अगर उससे आपकी मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश तगड़ी नहीं हो गई, तब आके मुझे आप बताना। क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, उससे आपकी मैथ इतनी बेहतर, आपकी रीजनिंग इतनी बेहतर, आपकी डीआई इतनी बेहतर और आपकी अंग्रेजी इतनी बेहतर हो जाएगी कि बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और लेकिन सुनना पड़ेगा वो लास्ट तक, समझ रहे हो बात को। अब लेकिन जो हिंदी वाला विद्यार्थी है वो क्या कहेगा, अरे साहब मैथ कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, अंग्रेजी कहां से सीख लें, आप तो कह रहे हो जुलाई में पेपर है, हम तो हिंदी वाले हैं, हम तो अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो भाई सबसे बड़ी खासियत क्या है इस एग्जाम की, जो इसको एसएससी बैंकिंग के एग्जाम से अलग बनाती है। मैंने एसएससी बैंकिंग देने को नहीं बोला, लेकिन इसको एसएससी बैंकिंग से अलग क्या बना रहा है, इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग है। इंग्लिश क्या है, केवल क्वालिफाइंग, कि मतलब तुम जरा सी करके आ जाओ, केवल क्वालिफाई हो जाओ, उसके नंबर तुम्हारी रैंक में नहीं जुड़ेंगे। और हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी के लिए यही वो सबसे बेहतर चीज है जो उनके साथ किसी भी प्रकार का यहां पर भेदभाव नहीं होने देगी। अब आइए दोस्तों देख लो, प्रश्न कितने आएंगे, अंग्रेजी से शुरू करता हूं। प्रश्न कितने आएंगे, 30, ठीक है। कितने मार्क्स के होंगे, 30। प्रत्येक प्रश्न मतलब 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में 30 आएंगे, 30 मार्क्स के हो जाएंगे। लेकिन इंग्लिश के 30 प्रश्न करने के लिए समय कितना मिलेगा, 20 मिनट। ये एग्जाम पूरे तरीके से सिंपल है, बस इसमें एक दिक्कत क्या है कि हमारी स्पीड तेज होनी चाहिए। और स्पीड क्या, कॉन्सेप्ट क्या, मैं लास्ट में अभी आपकी सब तेज करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, अब हिंदी वाला बच्चा पूछेगा सर 30 में से कितने क्वेश्चन सही करें कि क्वालिफाई हो जाए। 30 में से भाई तुम मात्र 10 कर दो। 30 में से तुम मात्र कितने कर दो, 10, अगर तुम जनरल और ओबीसी के हो। और अगर तुम एससी एसटी के हो तो तुम 9 प्रश्न सही कर दो इंग्लिश के 30 में से, जो कि तुम आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। तो तुम्हारी इंग्लिश की टेंशन खत्म, बस क्वालिफाई हो गया। अब मार्क्स कहीं नहीं जोड़ेंगे, मजे करो। मैथ में कितने प्रश्न आएंगे, मैथ को ही कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। मैथ में कितने आएंगे, इंग्लिश हो गया, मैथ में कितने आएंगे प्रश्न, 35, मार्क्स कितने, 35, समय मिलेगा मात्र 20 मिनट। तो इसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें वो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जहां पर कैलकुलेशन फास्ट हो सके सिखाने के बाद। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, समय की चिंता बिल्कुल मत करिए अभी आप, ठीक है। हमने 35 क्वेश्चन मैथ के करे, 35 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के करे, और मैंने बाकायदा इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था, बहुत ही बड़ी बेहतरीन है। आराम से आप, मतलब अभी क्या अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून 3 महीने पर्याप्त है, मजे आ जाएंगे, गर्दा उड़ा दोगे आप 3 महीने में। ये देखिए, ठीक है, यहां पर हो गया। मैथ तो आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आएंगे, रीजनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आएंगे। इंग्लिश का तो खैर इंग्लिश में आएगा, लेकिन वो क्वालिफाइंग है, टेंशन की बात नहीं है। यहां पर एक चीज देखो दोस्तों, क्या है कि हमको हर कैटेगरी में मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। मैथ में 35 है, तो मैथ में कम से कम हमारे 18 क्वेश्चन जो है वो ठीक होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। सेम तरीके से रीजनिंग में 35 में से हमारे कम से कम 18 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, मतलब ये कम से कम है। यहां पर तो केवल आपने मिनिमम सही किया, मार्क्स काउंट नहीं होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों 35 में से आप दोनों जगह जितने ज्यादा सही करोगे उतनी अच्छी रैंक आएगी। लेकिन कम से कम इतना तो करना पड़ेगा कि मान के चलो आपने रीजनिंग में 35 में से 35 ठीक कर दिए, लेकिन मैथ में आप 35 में से मिनिमम 18 ठीक करने थे, लेकिन आप ठीक कर पाए केवल 15, तो आपका पेपर फेल हो जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसको हम कहते हैं सेक्शनल कट ऑफ, कि हर सेक्शन में भी आपको एक कट ऑफ पार करनी पड़ेगी। और सीधी सी बात है, जब आपको जो तरीका मैं बताऊंगा उस हिसाब से आप तैयारी करोगे, तो यहां पर केवल 18 क्वेश्चन तो आप यूं ही पकड़ोगे, यूं ही पकड़ोगे, उसकी चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार से दोस्तों 35, 35 और 30 ये टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 100। लेकिन
टोटल मार्क्स कितने हो गए? 70। अब आप कहोगे सर 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 मार्क्स का पेपर होना चाहिए था। अरे यार ये जो 30 नंबर है ये केवल क्वालिफाइंग है, ये जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा केवल क्या? 35 35 70, 70 नंबर का पेपर आ गया। और 70 नंबर का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको टोटल कायदे से मिनट कितने मिल रहे हैं? यहां पर 20 और 20 कायदे से, यहां पर तो 40 मिल रहे हैं, लेकिन ये 20 यहां पर एक्स्ट्रा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये आपको क्या सॉल्व करने के लिए मिलेगा? इंग्लिश सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप ये देखो कि मैथ और रीजनिंग सॉल्व करने के लिए सर जहां से रैंक बनेगी वहां कितना समय मिलेगा? 40 मिनट। और बाकी के जो 20 मिनट आपको मिल रहे हैं वो क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि इंग्लिश के सवाल सही करने के लिए आपको जो है मिलेंगे। तो ये आपका प्रीलिम्स का लेवल है। चिंता ना करना, लास्ट में आपके लिए एक जैकपॉट लगाया हुआ है। फिर तुम मेंस पे पहुंचोगे, मेंस में वही सेम चीज है, मेंस में वही सेम चीज है। तुमसे एक पत्र और एक निबंध लिखवाया जाएगा, छोटा छोटा, मात्र 25 नंबर का। क्या बोला? तुमसे एक निबंध और तुमसे एक लेटर लिखवाया जाएगा, कितने नंबर का? मात्र 25 नंबर का, दोनों मिला के। और ये भी काय में होगा? अंग्रेजी में होगा। अब हिंदी वाला फिर टेंशन में कि बोले साहब ये कैसे करेंगे? अरे भैया केवल क्वालिफाइंग है, मेंस में भी इंग्लिश के नंबर नहीं जोड़ेंगे, चिंता मुक्त हो जा भाई। और 25 में से आपको घटिया पत्र भी लिख के आओगे, घटिया ऐसे भी लिख के आओगे, तो भी 25 में से आपको मात्र 10 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए, क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद इंग्लिश गई बाढ़ में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सुनो मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। रीजनिंग वही आएगी जो तुम प्रीलिम्स में सीख के जाओगे, ऑब्जेक्टिव वाली, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला व्यक्ति अगर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं जानता, करंट अफेयर्स नहीं जानता, तो भगवान जाने आप एमपीपीएससी की तैयारी कर भी क्या ले रहे हो। अगर केवल एमपीजी के पढ़ते हो एमपीपीएससी के नाम पर, तो फिर तो बेड़ा गर्क अपना वैसे भी है। तो जहां यहां पर जो जीके और जो करंट अफेयर्स आती है बहुत ईजी लेवल की आती है, बहुत ईजी लेवल की आती है, बहुत आराम से कर लोगे। ऐसे ऐसे इजी लेवल आते हैं कि सिंपल वो आपसे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल पूछ लेगा कि अगर, जैसे एक क्वेश्चन आया था इसमें कि अगर कोई व्यक्ति मानव तस्करी कर रहा है, क्या कर रहा है? मानव तस्करी, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो क्या ये जीवन का अधिकार है, क्या ये शोषण का अधिकार है? तो सबको पता है कि कोई मानव तस्करी कर रहा है तो ये शोषण हो रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट। तो ऐसे ऐसे इजी इजी प्रश्न आते हैं इसमें, मैंने देखा था। तो ये सेक्शन में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग वही प्रीलिम्स वाली है। यहां पर आपको एक चीज दिखेगी, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, पता है क्या होता है? इसको डेटा व्याख्या भी कहते हैं हिंदी में। ये मतलब ऐसा होता है, वो एक पूरा डेटा लेके आता है कि इस साल इतना उत्पादन हुआ, इस साल इतना उत्पादन हुआ, इस साल उतना उत्पादन हुआ। फिर नीचे वो 3-4 प्रश्न एक साथ पूछ लेता है कि भाई ऊपर के डेटा के अनुसार बताओ कि औसत उत्पादन कितना हुआ सारे वर्षों में मिला के। तो इसको हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ये मैथ नहीं होती, ये मैथ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन में दिखती मैथ जैसी है, कैलकुलेशन होती है, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं होता। जी हां, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं होता, केवल कैलकुलेशन होती है, ठीक है। मतलब अगर आप मेंस में देखो तो मेंस में हमको अलग से कहीं मैथ नजर नहीं आ रही। यहां पर थोड़े बहुत मैथ जैसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, लेकिन अलग से वो जो मैथ लिखी होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो नजर नहीं आएगा। एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट ये दोस्तों यहां से दिखेगा। मार्केट में किताब मिलती है, जैसे कि अब भाई LIC की कंपनी की नौकरी है तो थोड़ा सा इंश्योरेंस की थ्योरी पता होनी चाहिए, फाइनेंस मार्केट की, अपन एमपीपीएससी में नहीं पढ़ते वो शेयर मार्केट, शेयर बाजार, सेबी वगैरह, यही सब। तो इसकी पतली सी किताब मार्केट में मिल जाती है, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नीचे आपका क्वालिफाइंग है। इस प्रकार से मेंस में भी पूरा ऑब्जेक्टिव है। कितना घंटा? 2 घंटे का पेपर होता है पूरा मेंस का, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई आपकी मेंस की कहानी। लो साहब, अब आप मुझे बताओ कि आपको कहां तकलीफ आई। अब देखिए, 1 साल में ऑल इंडिया लेवल पर 10 एग्जाम दे सकते हो, यानी कि केवल एमपीपीएससी का एग्जाम देने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि 1 साल बाद एमपीपीएससी का एक एग्जाम देंगे, कि पता चला एमपीएसआई के लिए वेट कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, पटवारी के लिए वेट कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, कांस्टेबल का वेट कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। और भाई एक चीज तुम ये भी तो समझो ना, हर व्यक्ति जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो कांस्टेबल नहीं बनना चाहता यार, वो पटवारी नहीं बनना चाहता। मैं ऐसे कितने सारे एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स को जानता हूं जो पेपर ही नहीं देते हैं। उनको लगता है कि नहीं भाई, हमारा एक लेवल है, हम उस लेवल के हिसाब से नौकरी हासिल करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही वो कोई भी जाके नौकरी पकड़ लेगा। भाई हर इंसान का अपना एक उसूल है, अपना एक सेट ऑफ क्राइटेरिया है। घर से कुछ कहा गया, उसके मन में कुछ कहानी है, तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते तुम जाके हर
आड़ा टेढ़ा एग्जाम आप जाके जो है दे दीजिए। तो इसीलिए ये जो एग्जाम है ये बिल्कुल आपके एमपीपीएससी जैसी जो इज्जत, जो सम्मान, जो पद, जो पावर आप चाहते हो, बिल्कुल वही चीज है। अगर ये 3 सब्जेक्ट तुमने पढ़ लिए जैसा मैं बता रहा हूं वैसा, तो तुम 1 साल में केवल एक एमपीपीएससी के एग्जाम का इंतजार नहीं करोगे, तुम 8 से 10 एग्जाम दे पाओगे। और मेरी एक बात और सुन लो आप, मैंने पीछे जो अभी आपको कौन सी नौकरी बताई, मैंने पीछे अभी आपको नौकरी बताई कौन सी, ध्यानपूर्वक बताओ। मैंने पीछे आपको अभी बताया, इसको थोड़ा सा बड़ा हम कर देते हैं। अभी मैंने पीछे आपको दोस्तों क्या बताया था, LICAAO, ठीक है। ये एग्जाम मैंने तुम्हें बता दिया। सेम टू सेम एक और ऐसा एग्जाम है, सेम टू सेम, लेकिन वहां पर सैलरी 1,20,000 नहीं है, मात्र 80,000 है। सैलरी वहां पर भी तगड़ी है, सैलरी वहां पर भी तगड़ी है, सिलेबस सेम टू सेम है, एज क्राइटेरिया सेम टू सेम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन योग्यता सेम टू सेम है। एग्जाम का नाम है NIACLAO। इस एग्जाम को आप खुद सर्च करना और आपको ऐसा लगेगा कि सर ने जो इस एग्जाम के बारे में बताया था ये तो बिल्कुल वही सेम बातें हैं। तुम ये 2 एग्जाम इसी साल दोगे 2025 में, ठीक है। और मैं आपको तरीका बता देता हूं कि अगले 3 महीने में, केवल 3 महीने हैं, पूरे साल भर प्रिपरेशन करने के लिए नहीं कह रहा। और ये 3 महीने तो एमपीपीएससी वाला वैसे ही सुस्त पड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि अब अगले साल पेपर आएगा, अगले साल देखूंगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर से पढ़ना शुरू करूंगा। चल ठीक है भाई, तेरी बात मान ली, जुलाई में ये वाला पेपर है, ये दे ले, 3 महीने हैं, जैसा बता रहा हूं वैसा कर लो, ठीक है। अब देखो, मैथ पढ़ के रखो, रीजनिंग पढ़ के रखो, डीआई पढ़ के रखो। एमपीपीएससी वाला एस्पिरेंट की पकड़ जीके और करंट अफेयर्स पर अच्छी रहती है, तो इस पर लोड लेने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा तैयारी करने का फ्री फॉर्मेट जो है। YouTube पर मैथ, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन भर भर के पड़ी हुई है। सर कौन सा पढ़ें, कहां से पढ़ें, किससे पढ़ें, जो फ्री में पूरा पढ़ा दे और इजी लेवल से पढ़ाए। कैसे पढ़ाए? इजी लेवल से पढ़ाए। तो देखो भाई, मैं कोई लिंक विंक नहीं दे रहा आपको लेक्चर की, सीधे यहां पे मैं आपके लिए फोटो लेके आया हूं। ऐसी ही फोटो सर्च कर लेना YouTube पर, ऐसा ही नाम टाइप करके आपको मिल जाएगा। देखो भैया, मुझे यहां पर किसी भी टीचर के पर्सनल नाम नहीं पता, लेकिन मैंने जितने भी ऑप्शंस यहां पे लगाए हैं, मैंने सबको 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा देखा है। अब चूंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते खुद भी अनुभव है, तो मैं आराम से इतनी जल्दी जज कर लेता हूं कि कौन सा क्या अच्छा हो रहा है, कौन सा क्या अच्छा नहीं हो रहा। और मैंने बीते ही कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था ना, अपनी ग्रेजुएशन के 8 साल बाद मैंने पहली बार जीवन में एक एंट्रेंस दिया था अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। वहां पर मैंने मात्र 3 दिन मैथ पढ़ी थी, मात्र 3 दिन मैथ, और उन्हीं 3 दिन में रीजनिंग, और उन्हीं 3 दिन में इंग्लिश। और जब वो मेरा पीजी का एंट्रेंस हुआ, तो लगभग मैथ के जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मैं वहां पर सॉल्व कर पाया। वहां से मुझे यह एहसास हुआ कि भाई, जब मेरे जैसा गया गुजरा व्यक्ति सॉल्व कर सकता है, वो भी 3 दिन की प्रैक्टिस में, तो यहां तो भाई 3 महीने हैं। और झूठ नहीं बोल रहा, किसी की भी कसम आप मुझसे खिलवा लो। मेरे YouTube चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाके देख लेना, मैं पोस्ट किया था वहां पर। आओ देखो, ये एक सर हैं, युवा लग रहे हैं, युवा ही लग रहा है मुझे, तो बच्चा ही जैसा लग रहा है, ठीक है। होगा 25-26 साल का लड़का होगा, लेकिन ज्ञान का तो कुछ वही नहीं है ना। अब आप ये कहो कि आपको सफेद दाढ़ी वाला ही पढ़ाने आएगा, तो भाई उसका तो इलाज फिर मुझे नहीं पता, उस ऐसी मानसिकता का तो भगवान ही बचाए। तो यहाँ पर ये सर जी हैं, आपको इनकी टोटल कितनी वीडियोस दिखेंगी? मैंने देखा इन्होंने 39 वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है। कितनी वीडियोस की? 39 वीडियोस की। और ये सारी वीडियोस ज्यादातर मैराथन है। इन्होंने गणित के हर टॉपिक पर मैराथन्स बनाए हुए हैं, और 39 वीडियोस में आपकी मैथ तगड़ी करवा देंगे साहब। ऐसे आप सर्च कर सकते हो 300 आवर कंप्लीट मैथ एसएससी सीजीएल एग्जाम। भले ही वो एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है, टॉपिक वही है, सब्जेक्ट वही है, और क्वेश्चन वैसे वैसे ही आते हैं, ठीक है। बस एसएससी सीजीएल की तुलना में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम होगा। अगर तुम यहां से सीख लोगे तो तुम उसमें बेहतर करोगे उस वाले एग्जाम में, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर 1 मैथ के लिए ये है आपके पास। मैथ के लिए ऑप्शन नंबर 2 एक है शिवाजी द बॉस, क्योंकि मुझे इनकी शक्ल शिवाजी द बॉस से मैच हो रही थी। ये एसएससी अड्डा 247 चैनल है, उस पर प्लेलिस्ट है। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, मैंने देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। 73 वीडियोस में इन्होंने पूरी गणित पढ़ाई हुई है,
और तरुण सर जो है इनका नाम है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है मैथ पढ़ने का, ठीक है। तो जब भी आप मैथ पढ़ने का फैसला कर लो तो आपको इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है। और पर्सनली मैंने देखकर बताया है, मैथ के और भी बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा हाई लेवल से पढ़ाएंगे, फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा जिनकी मैथ कमजोर है। और ये जो 3 विकल्प दिखाए हैं, ये कमजोर से कमजोर, गिरा से गिरा व्यक्ति समझ जाएगा मैथ यहां पे। फिर एक ये सर हैं रोजगार विद अंकित, एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, और यहां पर ये सर हैं, इनका नाम है नीरज सर। रोजगार विद अंकित चैनल का नाम है, भले ही आपको नहीं दिख रहा होगा। यहां पर 184 वीडियोस हैं। तो हो सकता है व्यक्ति 184 वीडियोस ना देखना चाहे, बोले सर ये बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने पीछे ऑप्शंस में आपको कम वीडियोस वाला भी दिखाया है कि आपका वो 1,20,000 वाली सैलरी वाला एग्जाम निकल जाएगा, भला ही आप इतनी वीडियोस ना भी देखना चाहो तो भी, ठीक है। मैथ का ये सोल्यूशन है, घर बैठे कर लो, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। वापस सुन लो, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आराम से फ्री में फोकट में पूरी तैयारी और 1,20,000 की सैलरी। बार बार 1,20,000 पता है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुम सब कितना भी अच्छा बन लो, सबको एट द एंड चाहिए पैसा। तुम कोई समाज सेवा करने नहीं जा रहे। समाज सेवा पता है तुम कब करोगे? अगर मैं तुमसे अभी कह दूं ना कि तुम्हारी नौकरी तो लग जाएगी लेकिन हम तुमको सैलरी नहीं देंगे, तो बस फिर सारी समाज सेवा भूल जाओगे आप। एट द एंड सबको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, एक वित्तीय स्थिरता चाहिए, तो सबको वही टारगेट है। तो जब नौकरी सैलरी तगड़ी बोलता हूं, और भाई सुनो ना यार, 3 महीने, मैं सच बता रहा हूं, अगर इन 3 महीने मुझे सही टाइम मिल गया, अगर मैं अपने, क्योंकि यार जो अपना जो मेंस वाला कोर्स चलता है ना एमपीपीएससी का, मेरा सबसे ज्यादा टाइम उसी में इन्वेस्ट होता है। अगर मुझे थोड़ा बहुत भी समय मिला ना इन 3 महीनों में, मैं भी करूंगा इस एग्जाम की तैयारी, वादा है आपसे। क्योंकि मैं जिस फाइनेंशियल स्टेटस पर हूँ, 1,20,000 में तो मैं मतलब पगला जाऊंगा। अनअकैडमी वाले देते थे इतनी सैलरी उसके बाद ये पर वो प्राइवेट है साहब, वो प्राइवेट है, और ये सरकारी है। सरकारी में मजा अलग है अपना, है कि नहीं? बढ़िया है। और मुझे कोचिंग बोचिंग का टीचर बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे सरकारी नौकरी ज़्यादा पसंद है भाई। ऐसा मैं कोचिंग के पीछे पागल नहीं हूँ। सरकारी नौकरी मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आपका मतलब आप यकीन करो ना या करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने अंदर पता है कि मुझे क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है। उसके बाद देखो रीजनिंग में ये सर हैं, नाम है इनका साहिल सर, और चैनल है SSC CGL अड्डा 247। बहुत बढ़िया पढ़ाया सर ने रीजनिंग, मैंने इनको भी देखा था, और इनकी मात्र 62 वीडियोस में आप पूरी रीजनिंग सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद, और कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही फेमस सर हैं, विक्रमजीत सर, रैंकर गुरुकुल जो है चैनल है, और इन्होंने भी रीजनिंग पढ़ा रखी है। आपका ये विकल्प नंबर 2 है, चाहो तो इनसे पढ़ सकते हो, मात्र 40 वीडियो में, मात्र 40 वीडियो में, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बात करता हूं मैं डेटा इंटरप्रिटेशन, शॉर्ट में जिसको हम DI कहते हैं। यहां पर चैनल है मैथ बाई अरुण सर, नाम है इनका अरुण सर। मात्र 17 वीडियो में आपकी पूरी DI एकदम टनाटन करवा देंगे। यहां पर केवल DI में केवल एक ही विकल्प दिया है, क्योंकि ये बढ़िया विकल्प है, बेस्ट विकल्प है, बहुत बढ़िया पढ़ाया सर ने। उसके बाद इंग्लिश का मात्र 31 वीडियोस में। और जब आप इन वाले सर से इंग्लिश पढ़ोगे तो आप भले ही हिंदी मीडियम के ही क्यों ना हो, आपको सब समझ में आएगा। नाम है इनका विशाल सर। मैं इनमें से किसी भी टीचर को जानता नहीं हूं, ये सब बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, अपने जैसे छोटे मोटे लोग नहीं हैं। तो इन सबको मैंने देखा, जांचा, और मैंने बिल्कुल लोअर लेवल से समझने की कोशिश करी, बेहतरीन समझ में आ रहा था। घर बैठे बैठे मैथ कर लो तगड़ी, रीजनिंग कर लो तगड़ी, और अपनी डेटा इंटरप्रिटेशन कर लो तगड़ी, और थोड़ा बहुत समय मिले तो इंग्लिश की वीडियोस देख लेना, क्योंकि मात्र क्वालिफाइंग है, और यही सबसे बड़ा फीचर है, इंग्लिश मात्र क्वालिफाइंग। तो हिंदी मीडियम वाला बाकायदा एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। जीके एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की कोशिश मत करना, जितनी याद है उतना भला चंगा, मत खर्च करना समय। करंट अफेयर थोड़ी बहुत, जब एग्जाम करीब आएगा तो उससे 1-2 दिन पहले बहुत सारे चैनल्स डालेंगे ही, तो वो पढ़ के चले जाना, ठीक है। बढ़िया एग्जाम है,
3 महीने का समय है, नोटिफिकेशन आ जाएगा भी अगले महीने मुझे लग रहा है, और जुलाई में इसका एग्जाम की पूरी पूरी सूचना है, पूरी पूरी खबर है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने यहां पर आपका एक मेंटोर होने की जिम्मेदारी निभा दी, क्योंकि एज अ मेंटोर मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मेरे साथ जो एमपीपीएससी का जो एस्पिरेंट कनेक्टेड है वो यार खुश रहे, सुकून में रहे, वो टेंशन में अपना जीवन ना बिताए, क्योंकि दुनिया पूरी टेंशन में डूबी हुई है। और अगर मैं आपकी टेंशन को दूर करने का थोड़ा भी हेल्प कर पाता हूं तो मैंने आज वो अपना प्रयास करने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर सही वक्त पर कोई हमको सही दिशा और सही सलाह और सही एग्जाम के बारे में बता दे, और वो भी सही रणनीति के साथ, तो हमारा जीवन रातों रात दोस्तों बदल सकता है। तो आज की इस वीडियो में चाहूंगा मैं आपसे इजाजत, पढ़ते रहिए, और हां एमपीपीएससी का सपना है तो उसको भी साथ साथ करते रहिए। ये सर जी बैठे हैं एमपीपीएससी के लिए टॉप क्वालिटी कंटेंट के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।